नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास विषय में ऐसे शासक जिन्होंने केंद्रीय सत्ता या दिल्ली सत्ता का विरोध किया, उनमें से एक महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। कई शासक हुए जिन्होंने केंद्रीय सत्ता का विरोध किया, जिनमें पृथ्वीराज चौहान थे, उसके बाद महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, चंद्रसेन है। ये ऐसे अन्य और जो शासक हैं, इनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। आज हम ले रहे हैं महाराणा सांगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि महाराणा सांगा मेवाड़ के बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली, साहसी और वीर शासक थे। महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद में सांगा जब वो शासक बने तो उन्होंने संग्राम सिंह की उपाधि धारण की थी। ये मेवाड़ के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिन्होंने अपने बाहुबल से मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया तथा राजपूताने के समस्त राजपूत नरेशों को अपने ध्वज के नीचे संगठित करने में सफलता प्राप्त की। सांगा का राज्यारोहण या राज्याभिषेक कैसे हुआ, इससे संबंधित कुछ किस्से, कहानियाँ या किंवदंतियाँ भी हैं और कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। सांगा या महाराणा संग्राम सिंह के पिता थे महाराणा रायमल। उन्होंने 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया और उन रायमल के तीसरे पुत्र थे महाराणा सांगा। इनसे बड़े थे पृथ्वीराज व जयमल। और कहा जाता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए इन तीनों भाइयों में और साथ ही महाराणा रायमल के चाचा सारंग देव के बीच में भी सत्ता संघर्ष हुआ। उसमें कहते हैं एक बार तो पृथ्वीराज ने जब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि सांगा ही अगले राजा हो गए, तो अपनी तलवार से पृथ्वीराज इस पे सांगा पर हमला किया, जिसके कारण सांगा की एक आंख भी चली गई। तो सत्ता संघर्ष में पृथ्वीराज, जयमल, महाराणा सांगा और महाराणा रायमल के पिता चाचा सारंगदेव, इनके बीच में सत्ता संघर्ष रहा। लेकिन अंततः पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो जाती है और उनके अनुज जो जयमल थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर रायमल ने अपने तीसरे पुत्र सांगा को, जो अजमेर के अंदर एक तरह से गुप्त या रहस्य के अंदर रह रहे थे, उनको मेवाड़ बुलाया, चित्तौड़ बुलाया और उन्हें महाराजकुमार का पद दिया। और रायमल की मृत्यु के बाद में मई 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह के नाम से ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। तो ये इनका प्रारंभिक राज्यारोहण की स्थितियाँ थी। अब जब ये शासक बने तो इनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी? तो कठिनाइयों में सबसे पहली थी कि मेवाड़ है वो इस संघर्ष में और राणा रायमल के समय में आंतरिक रूप से हम कह सकते हैं कि थोड़ा कमज़ोर हो गया था। आंतरिक रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए कलह थी और जो सीमा थी वो भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों पर, चाहे वो नागौर के शासक हो या मालवा के शासक हो या गुजरात के मुस्लिम शासक हो, इन्होंने अपना दबदबा या प्रभाव बना लिया था। इसलिए इनकी जो जैसे उत्तरी पूर्वी सीमा है वो सुरक्षित नहीं थी। इसलिए इसको मजबूत करने के लिए सांगा ने करमचंद पंवार को उत्तरी पूर्वी सीमा का दायित्व दिया या अजमेर का पट्टा उनके नाम किया। इसके साथ साथ दक्षिणी व पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने सिरोही व बागड़ के शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया ताकि सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा सीमाओं के अलावा और क्या कठिनाइयाँ थी? दिल्ली के शासक की तरफ से कठिनाइयाँ थी। इस समय दिल्ली का जो शासक है वो सिकंदर लोदी था। तो सिकंदर लोदी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसके द्वारा मेवाड़ साम्राज्य पर आक्रमण करने या मालवा जिन क्षेत्रों पर मेवाड़ अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था, उस पर दिल्ली सल्तनत भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रही थी। और सिकंदर लोदी के बाद जब इब्राहिम लोदी शासक बना तो ये संघर्ष खुल करके भी सामने आ गया। तीसरी जो कठिनाई थी वो थी मालवा के शासक थे नसीरुद्दीन, और 1511 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जगह शासक बने महमूद खिलजी सेकंड।
तो वो भी चित्तौड़ के बहुत सारे क्षेत्रों पर आग गड़ाए बैठे थे और दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच में भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। चौथी कठिनाई की बात करें तो गुजरात की तरफ से भी महाराणा सांगा को कठिनाई थी। महमूद बेगड़ा का शासन था। जब उन्होंने सत्ता या राजगद्दी पर बैठे तब महमूद बेगड़ा वहाँ का शासक था और उनकी मृत्यु के बाद 1511 ईस्वी में मुजफ्फर शाह सेकंड है वो शासक बना और नागौर को लेकर, ईडर को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत सारा तनाव था। इसके अलावा अपने पिता रायमल के समय जब मेवाड़ की शक्ति का कुछ प्रभाव हो गया तो उसके खोए हुए जो प्रदेश थे उनको पुनः प्राप्त करना भी राणा सांगा के लिए एक महत्वपूर्ण कठिनाई थी। तो इस तरह से ये कठिनाइयाँ थी। अब इन कठिनाइयों को राणा सांगा ने किस तरह से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की वो हम देखेंगे। तो इसके लिए एक साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण है वो महाराणा सांगा के द्वारा किया गया। साम्राज्यवादी नीति के अंदर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो अजमेर पर मेवाड़ का पुनः प्रभुत्व स्थापित किया और करमचंद पंवार को अजमेर की सत्ता या शासन की बागडोर सौंपी ताकि उत्तरी पूर्वी सीमा को सुरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ जयपुर के समीप जो चाक्षु था वहाँ पर लोधी वंश का प्रभाव था उसको समाप्त करके इनके द्वारा उसको अपने अधीन लाया गया। तो इस तरह से इन प्रारंभिक एक तरह से विजयों के बाद में महाराणा सांगा की अपनी आंतरिक रूप से जो स्थिति है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगी और आसपास के राजपूत राज्यों के अंदर भी महाराणा सांगा एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरने लगे। अब बात आती है महाराणा सांगा और मालवा की। तो मालवा के साथ पहले से भी संघर्ष चला आ रहा था। कुंभा के समय भी महमूद खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो अब मालवा और सांगा के बीच में, चूँकि मैंने जब कहा कि सांगा से पहले जब मेवाड़ की सत्ता थोड़ी कमज़ोर हो गई थी तो उस समय मालवा के शासकों के द्वारा कुछ एक क्षेत्रों पर जो मेवाड़ के थे उन पर अधिकार कर लिया गया था। तो स्वाभाविक है कि राणा सांगा उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए संघर्ष के हम देखते हैं कई कारण थे। जैसे मालवा और मेवाड़ में परंपरागत शत्रुता चली आई रही थी। कुंभा के समय भी महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था और मुंह की खाई थी। दूसरा, मालवा व मेवाड़ के शासकों के बीच एक तरह से धार्मिक कट्टरता को भी कारण माना जाता है क्योंकि मालवा के शासक मुसलमान थे और मेवाड़ के शासक हिंदू। तीसरी जो महत्वपूर्ण कारण था वो था दोनों शक्तियों की साम्राज्यवादी भावना, यानी दोनों ही मेवाड़ और मालवा अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे और जब विस्तार कर रहे थे तो स्वाभाविक है कि दोनों शक्तियों के बीच में टकराव होना निश्चित था। मेदिनी राय का राणा सांगा के आश्रय में आना ये भी संघर्ष का एक कारण था। मेदिनी राय के पुत्र की हत्या जो कर दी गई मालवा के द्वारा वो भी संघर्ष का एक कारण बना। इन्हीं सब तमाम संघर्षों के मद्देनज़र 1519 ईस्वी के बीच में दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ जिसको गागरोन का युद्ध माना जाता है। गागरोन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह गागरोन क्षेत्र आज झालावाड़ जिले के अंदर है और इस युद्ध के अंदर मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड की पराजय हुई। समय जो महमूद खिलजी है वो युद्ध के अंदर घायल हो गया और उसको बंदी बना करके चित्तौड़ लाया गया। लेकिन इस बंदी शासक के साथ राणा के द्वारा बड़ा ही उदार व्यवहार किया गया, उसका इलाज करवाया गया और सम्मानपूर्वक उसको मालवा भेज दिया गया। और सुल्तान ने भी अपने जामीन के तौर पर राणा के पास अपने एक शहजादे को सेवा हेतु चित्तौड़ में छोड़ दिया और राणा को रत्न जड़ित मुकुट तथा सोने की कमर पेटी भी भेंट की और यह वादा भी किया कि भविष्य में मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। तो इस तरह से महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाने के बावजूद भी महाराणा सांगा के द्वारा उसको स्वतंत्रता दे दी गई या उसको उसका राज्य वापस लौटा दिया गया। तो अब ये जो मालवा के प्रति या महमूद खिलजी सेकंड के प्रति जो महाराणा सांगा की नीति थी इसकी हम समीक्षा कर लेते हैं कि महमूद को मुक्त करने की जो नीति थी क्या वो सही थी। तो इस बारे में विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं। पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर ओझा तथा डॉक्टर हरविलास शारदा ने कहा है
कि यह राणा का जो ये कार्य था ये राजनीतिक रूप से अदूरदर्शिता का सूचक है। यानी उनका ये मानना है कि महमूद खिलजी सेकंड को आज़ाद करके और उसको मालवा लौटा करके राणा सांगा ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। अब हम बात कर लेते हैं, एक फारसी ग्रंथ है मिरात-ए-सिकंदरी। मिरात-ए-सिकंदरी कहता है कि सांगा ने दूसरे मुस्लिम सुल्तानों के संभावित प्रतिरोध से घबराकर महमूद खिलजी को छोड़ दिया। यानी फारसी ग्रंथ है वो ये आरोप लगा रहा है कि सांगा ने महमूद खिलजी को इसलिए छोड़ा कि अन्य जो मुस्लिम सुल्तान हैं वो मिलकर के राणा पर आक्रमण न कर दे, तो इस डर की वजह से उसने इसको छोड़ा। तबकात अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। उन्होंने अपने फारसी ग्रंथ के अंदर राणा के इस उदार व्यवहार की बड़ी प्रशंसा की है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का भी ये मानना है कि राणा ने उनको छोड़ करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, यानी ये राणा की बुद्धिमत्ता का द्योतक था। तो कुल मिलाकर इन विद्वानों के इन विचारों के बाद हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में राणा ने उनके प्रति उदारता का परिचय दिया और एक शासक का दूसरे शासक के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए उसका परिचय उनके द्वारा दिया गया। ओझा और डॉक्टर हरविलास सारदा के द्वारा जो राजनीतिक दूरदर्शिता का की बात की जाती है, या मिरात-ए-सिकंदरी कहता है कि सांगा ने संभावित प्रतिरोध से घबराकर, तो इसमें कहीं सत्यता नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम सत्ताएं थी जैसे गुजरात, मालवा, तो ये तो आपस के अंदर भी इनके बीच में बहुत सारे तालमेल नहीं थे। और जब मालवा का शासक खुद उनके पास बंदी था तो उनके एकजुट होने या प्रतिरोध लेने की संभावना भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। लेकिन इतना जरूर है कि इस व्यवहार का परिणाम अच्छा रहा, क्योंकि इसके बाद भविष्य में मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का कभी साहस नहीं किया तथा मेवाड़ की राजनीतिक प्रभुत्व को भी मान्यता प्रदान की, जो ये सिद्ध करता है कि राणा का जो व्यवहार था महमूद खिलजी के प्रति वो एक शोभनीय और आदरणीय और सम्माननीय व्यवहार था, और उसके इस व्यवहार की आज तक भी बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा प्रशंसा की जाती रही। तो आज के इस टॉपिक में हमने महाराणा सांगा कौन, इनके राज्याभिषेक, इनके समय की घटनाएँ और मालवा के साथ इनके संबंधों की चर्चा की है। आगे अन्य वीडियो में हम और इस टॉपिक को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।